हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट मोनोपोली। देखिए, हम लोगों ने मार्केट स्ट्रक्चर स्टार्ट किया है। मार्केट स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों के साथ परफेक्ट कंपटीशन वाला पार्ट जो था वो कंप्लीट किया है। अब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कुछ हमारे पीवाईक्यूज बचे हैं, वो भी हम आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो मेंबरशिप एक्सक्लूसिव क्लासेस के अंदर जितने भी आपके परफेक्ट कंपटीशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम उसको भी जो डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो अब हम परफेक्ट कंपटीशन के बाद किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं मोनोपोली के बारे में। देखिए, जब हम मोनोपोली के बारे में बात करते हैं, इससे पहले अगर अभी तक आपने परफेक्ट कंपटीशन वाली क्लास नहीं देखी तो आई रिक्वेस्ट कि आप वो क्लास देखिए। बिकॉज जब हम मोनोपोली में प्राइस और आउटपुट को फाइंड आउट करेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम आउटपुट को फाइंड आउट करेंगे, तो जो लॉजिक हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन पे लगाए थे, सेम लॉजिक को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, मोनोपोली पे भी डायग्राम बनाएंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा मोनोपोली वाली डायग्राम बनाना। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को डायग्राम बनानी अभी तक आनी चाहिए, जो हम परफेक्ट कंपटीशन के केस में बनाते हैं, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे एक मैथमेटिकल रिलेशन के बारे में मैं आपके साथ बात करूंगी, जहां पे हम क्या देखेंगे कि क्या रिलेशन एस्टैब्लिश होता है बिटवीन द मार्जिनल रेवेन्यू एंड द एवरेज रेवेन्यू इन केस ऑफ मोनोपोली। बिकॉज हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था। परफेक्ट कंपटीशन में आप लोगों को पता है ए आर इज इक्वल टू एम आर होता था, लाइक दिस, इस तरीके से होता था। बट मोनोपोली में हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर नहीं होता। तो क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में भी देखेंगे, और बेसिक देखेंगे मोनोपोली होता क्या है। और इसके बाद मोनोपोली पे एक और क्लास आएगी जो जहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व के बारे में, एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व। तो वो मैं अलग से कल शॉर्ट वीडियो में या 5 मिनट की एक क्लास में मैं आपको समझा दूंगी कि व्हाई देयर इज एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व इन केस ऑफ मोनोपोली। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे मोनोपोली को, और साथ ही इसके रिगार्डिंग जो नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति पे। आप लोगों को पता है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग भी टेलीग्राम ग्रुप से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और नेट इकोनॉमिक्स की जो पीवाईक्यूज हैं उसके लिए आप मेंबरशिप क्लासेस ज्वाइन करिए एट 89 रुपीज अ मंथ। नाउ स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम मोनोपोली के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि ये वो मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे हमारे पास क्या है, सिंगल सेलर है। जहां पे हमारे पास क्या है, वन सेलर है। हम उस मार्केट स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं, हम उस मार्केट स्ट्रक्चर को कह रहे हैं, इट इज नोन एज मोनोपोली। अब इसी तरीके से अगर आपके पास एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होगा जहां पे सिर्फ वन बायर होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम उसको क्या कहेंगे। कई बार नेट में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि अगर वन बायर है मार्केट में हमारे पास तो उसको हम क्या कहेंगे, आप मुझे कमेंट में बताइए। तो हम लोगों ने कहा कि हम एक ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर में बात कर रहे हैं जहां पे हमारे पास क्या है, वन सेलर है, एक सिंगल फर्म है जो क्या कर रही है, जो ओवरऑल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जो डोमिनेट कर रही है मार्केट को, देयर इज वन सिंगल फर्म। अब जब हमने बोला कि वन सिंगल सेलर है मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, इसका मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम किसी भी और तरीके से एक्सेस नहीं कर पा रहे, किसी भी और तरीके से एक्सेस नहीं कर पा रहे का मतलब यहाँ पे मार्केट के अंदर जो उसका सप्लायर था तो वो तो एक ही था, बट इसके अलावा हमारे पास कोई ऑल्टरनेट्स भी नहीं है। इसका मतलब वी आर सेइंग कि देयर इज एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। बिकॉज अगर हमारे पास इकोनॉमी के अंदर सेम प्रोडक्ट नहीं भी हो लेकिन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो, तो अगर आपको प्रोडक्ट ए नहीं भी मिल रहा या अगर आपको प्रोडक्ट ए फिजिबल प्राइसेस में नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे, आप इजिली प्रोडक्ट बी में मूव कर पाएंगे। जैसे अगर आप देखें मार्केट के अंदर हमारे पास बहुत सारे सोप्स अवेलेबल हैं। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास लेट्स से पियर्स जो है, पियर्स सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है, एक ही सेलर है आपके एरिया में जो पियर्स दे रहा है। अगर आपको उस सेलर से लेना है पियर्स तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को पता है अगर पियर वाला सेलर क्या करे, पियर्स वाला सेलर इस पियर्स प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दे, आपका उसकी मोनोपोली है मार्केट में, वही
एक सेलर है जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है आपके एरिया में, और वो बोल रहा है कि मे बी 30 रुपीज का साबुन है, मैं आपको दूंगा 40 रुपीज में। तो आप क्या करोगे, आप इजिली पियर्स को छोड़कर किसी और ब्रांड का साबुन ले लेंगे। क्यों? बिकॉज ऑल्टरनेट अवेलेबल है, उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, एक साबुन नहीं मिलेगा, आप किसी और ब्रांड के साबुन में शिफ्ट हो सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उस समय क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, जिसकी वजह से ये जो पियर साबुन बेच रहा है, ये पर्सन क्या करेगा, ये आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब इस ये मोनोपली एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा ना। तो मोनोपली के लिए हमने क्या देखा, अगर हमारे पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मोनोपली की सिचुएशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी। अगर हम बोल रहे हैं कि इकोनॉमी में मोनोपली होनी चाहिए, अगर इकोनॉमी में मोनोपली है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, वी हैव एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, हमारे पास उसकी जगह पे यूज करने के सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। नंबर थ्री, अगर हमारा जो मोनोपली में जो सेलर है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो नॉर्मली क्या होता था, परफेक्ट कंपटीशन के केस में हम लोग क्या कहते थे, फ्रीडम था एंट्री एंट्री के लिए। कोई भी न्यू फर्म जिसको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो जो न्यू फर्म्स है वो क्या करेंगी, वो भी एंटर करेंगी। क्यों एंटर करेगी? बिकॉज वो भी चाहती है कि मेरे को भी वो प्रॉफिट्स अर्न करने पर मेरे को मिले। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मोनोपली में बैरियर्स होंगे एंट्री के, जो न्यू फर्म्स है वो एंटर ही नहीं कर पाएंगी मार्केट में। चाहे कोई लीगल बैरियर हो, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं अलाउ कर रही कि उस सेक्टर के अंदर आप आके काम करें, उस सेक्टर के अंदर आकर आप सेटअप लगाएं। हो सकता है उस जगह पे फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स हो, बहुत ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता हो, या कोई टेक्निकल रिस्ट्रिक्शन हो। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि बैरियर्स टू एंट्री होगा। नंबर फोर, जब हम मोनोपोली के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि हमारे पास सिंगल सेलर है। अब सिंगल सेलर जब हमारे पास है, इसका मतलब आपका सिंगल सेलर अपने बेसिस पे डिसाइड करेगा कि मुझे किस प्राइस पे प्रोडक्ट सेल करना है। तो ही इज अ प्राइस मेकर। क्यों प्राइस मेकर है? बिकॉज कोई भी कंपटीशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सिंस नो कंपटीशन एग्जिस्ट, अगर कंपटीशन एग्जिस्ट करता तो वो अपने बेसिस पे प्राइस जो था वो सेट नहीं कर सकता था। तो हम लोगों ने क्या बोला, सिंस नो कंपटीशन एग्जिस्ट, दैट्स व्हाई हमारा जो सिंगल सेलर है, जो मोनोपोलिस्ट है हमारा, ही इज अ प्राइस मेकर। नंबर फिफ्थ, कंट्रोल ओवर सप्लाई। अब हमारा मोनोपोलिस्ट जो है वो क्या कर रहा है, वो प्रोडक्शन को डोमिनेट कर रहा है, तो जितना भी सप्लाई होगा उस पे किसका कंट्रोल होगा, उस मोनोपोलिस्ट का कंट्रोल होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, कंट्रोल ओवर सप्लाई। तो जब हम मोनोपोली के बारे में बात करते हैं, अभी तक आपको क्या समझ आया? ठीक है, जहां पे भी बैठ के क्लास पढ़ रहे हैं प्लीज जल्दी जल्दी बोलना, ठीक है, और हो सके तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। मोनोपोलिस में हमने क्या बोला, मोनोपोली में एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहां पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पे हमारे पास वन सेलर एग्जिस्ट कर रहा है। अब वन सेलर तो है, लेकिन उसको कॉम्पीट करने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब वहां यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला, एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। अब वन सेलर है, इसका मतलब अगर कोई एंटर करना चाह रहा है वो एंटर नहीं कर पा रहा। क्यों एंटर नहीं कर पा रहा? बिकॉज ऑफ द बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर टू एंट्री किसी भी फॉर्म पे हो सकते हैं, मे बी बैरियर टू एंट्री आपके लीगल हो, फाइनेंशियल हो, या टेक्निकल रिस्ट्रिक्शंस हो। फिर अगर हम बात करें हमारा जो मोनोपोलिस्ट है, बिकॉज यहाँ पे उसको कॉम्पीट करने के लिए कोई भी नहीं है, तो कोई कंपटीशन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा मोनोपोलिस्ट कैसा है, ही इज अ प्राइस मेकर। ही इज अ प्राइस मेकर। और लास्ट पॉइंट, जितना भी सप्लाई इकोनॉमी में हो रहा है उसको सारा को कंट्रोल कौन कर रहा है, मोनोपोलिस्ट इज कंट्रोलिंग दैट मच सप्लाई। क्लियर? यहां तक आई होप आपको समझ आया। तो ये क्या है, ये हमारी कंडीशंस है फॉर मोनोपोली। Please read it. Monopoly is a form of market structure in which a single seller controls the entire supply of a product or service and there are no close substitute available. Because अगर substitutes available होंगे तो आप किसी और चीज को, किसी और प्रोडक्ट को लेंगे ना। ठीक है, जैसे अगर पियर्स सोप के बारे में बात करें तो लक्स इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर पियर्स ना। अगर आपको पियर्स नहीं भी मिलेगा, आप
2 दिन नहाना तो बंद नहीं करेंगे। आप जाकर कोई और ब्रांड का सोप परचेज करेंगे, करते हैं आप ऐसा? The monopolist enjoys significant control over price and output as buyers depend solely on that producer. Pure monopoly is rare in modern economies, but many firms in sector may still exhibit monopoly-like power. अब ये जो चीज हम लोगों ने बोली, इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जब मैं आप लोगों के साथ मोनोपोली डिस्कस कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ मैंने नोट्स में यहाँ पे सर्टेन एग्जांपल्स दी हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही एक चीज क्लियर कर दूं, मोनोपोली आपको बहुत रेयर मिलेगी। ठीक है, प्रैक्टिकली मोनोपोली जैसी सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन कुछ जगहों पे हमें दिखेगा कि जैसे कोल इंडिया के बारे में बात करें, कोल इंडिया इज नॉट अ मोनोपोली, बट 80% जो प्रोडक्शन है वो कोल इंडिया जो है वो कंट्रोल कर रहा है। तो मोनोपोली लाइक पावर के बारे में बात कर रहे हैं। तो एग्जांपल समझाने के लिए जो केसेस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं फर्दर, वहां पे मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है, सो दैट आपको कोई डाउट एराइज ना हो कि मोनोपोली लाइक है ये। इट्स नॉट अ केस ऑफ प्योर मोनोपोली। एम आई क्लियर टू यू? Conditions for monopoly: single seller, only one firm controls the supply of the goods or service. Number two, absence of close substitute, the commodity has no near alternative for consumers. Number three, barriers to entry, new firms cannot easily enter the market due to legal, financial, or technical restrictions. Number four, price maker, the monopolist can fix the price since no competition exists. Number next, control over supply, the monopolist must dominate production or distribution. And the last one is restrictions on substitute, rival or substitute products are absent, weak or restricted. Clear? नाउ सोर्सेज और कॉजेज ऑफ मोनोपोली। सोर्सेज और कॉजेज के बारे में अगर हम बात करें कि मोनोपोली क्यों एग्जिस्ट कर रही है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, बैरियर है एंट्री का। फाइनेंशियल भी हो सकता है, लीगल भी है, टेक्निकल है, किसी भी तरीके का अगर बैरियर है इकोनॉमी के अंदर एंटर करने का न्यू फर्म्स का, तो दीज बिकेम द सोर्सेज और कॉजेज ऑफ मोनोपोली। तो सबसे पहले लीगल बैरियर, कोई भी न्यू इन्वेंशन हुई, अगर कोई न्यू इन्वेंशन होती है इकोनॉमी में, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आप लोगों को क्या मिलेगा, कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं। जैसे अगर आप लोगों को आइडिया हो तो पेटेंट मिलता है, कॉपीराइट मिलता है, लाइसेंसेस होते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस होते हैं। जब हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको अच्छे से ज्यादा क्लियर होंगी, वहां आप इस चीज को लिंक कर पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि पेटेंट जो है वो 20 ईयर्स के लिए मिलता है, उसी तरीके से कॉपीराइट मिलता है, उसी तरीके से लाइसेंस मिलता है, ट्रेडमार्क मिलता है। जिस पीरियड के लिए आपको ये पर्टिकुलर राइट मिलेगा, उस पीरियड में क्या होगा, आपके अलावा ये प्रोडक्ट जो है वो कोई और प्रोड्यूस नहीं कर पाता। वही मतलब है उसका। इसका मतलब फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड आपके पास क्या होंगे, आपके पास एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक्सक्लूसिव राइट्स का मतलब आपके पास क्या होगी, मोनोपोली होगी। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, कोल इंडिया लिमिटेड कंट्रोल्स कोल प्रोडक्शन। ठीक है, मैं अभी भी आपको बता दूं ये 80% के अबाउट जो है वो कोल प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। इट्स नॉट लाइक कि कोल जो है इंडिया के अंदर वो सिर्फ कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ही प्रोडक्शन होती है, ऐसा नहीं है। बट मेजोरिटी जो है वो किसके पास है, एक्सक्लूसिव राइट्स किसके पास है, इट इज विद कोल इंडिया लिमिटेड। नंबर टू, नेचुरल मोनोपोली, when one producer can serve the market more efficiently than multiple producers, तो हम उसको क्या कहेंगे, इट इज द केस फॉर नेचुरल मोनोपोली। जैसे इंडियन रेलवेज के बारे में बात करेंगे। नंबर थ्री, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब जब लार्ज फर्म जो है वो लोअर कॉस्ट में प्रोड्यूस करेगी, तो लोअर कॉस्ट में प्रोड्यूस करने का मतलब जो बाकी राइवल फर्म्स हैं उसकी, वो तो क्या करेंगी, वो इतने कम कॉस्ट में तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बिकॉज उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके पास उतना ज्यादा सस्ते में जो है रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं हो पा रहा। तो क्या होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में जो लार्ज फर्म है वो बहुत कम कॉस्ट में प्रोड्यूस करेगी, और जो न्यू फर्म्स है, जो राइवल फर्म्स हैं, वो क्या करेंगी, उनको एग्जिट करना पड़ता है मार्केट में। तो वापिस से कैसी कंडीशन आ जाएगी, वापस से आपकी मोनोपोली लाइक कंडीशन आ जाएगी। जैसे आज के टाइम पे अगर हम देखें, इंडिया के अंदर हमारे पास टू मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर्स है, एयरटेल और जियो। जब जियो आया तो जियो ने मोनोपोली लाइक पावर एग्जिबिट की।
जिसके बाद हमारे जो छोटे प्लेयर्स थे जैसे वोडाफोन हो गया, आजकल अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया के पास उतना ज्यादा सिम नहीं है, ठीक है, उतने ज्यादा लोगों के पास वो सिम्स नहीं है, सबके पास जियो है। तो जियो ने क्या किया, मोनोपोली लाइक पावर जो है वो एग्जिबिट की। आई एम नॉट सेइंग कि वापस से मैं आपको बता दूं, आई एम नॉट सेइंग कि मोनोपोली एग्जिस्ट कर रही है इन द टेलीकॉम सेक्टर। दो दो प्लेयर्स हैं हमारे पास मेजर इंडिया के अंदर, नंबर वन इज द एयरटेल एंड नंबर टू इज द जियो। तो दोनों है ओलिगोपोली बन रहा, बट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जियो जब आया तो उसने क्या किया, उसने मार्केट को कैप्चर कर लिया इंटायरली। तो उसने वहां पे एग्जिबिट की मोनोपोली लाइक पावर। नंबर फोर, कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल, exclusive ownership of essential inputs, for example NMDC in iron ore mining. नंबर फोर, लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे अगर हम देखें काफी सारे सेक्टर्स होते हैं, जैसे एयरलाइंस हो गया, पावर जनरेशन हो गया, वहां पे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हर कोई उन जगहों पे एंटर नहीं कर पा रहा। कौन एंटर करेगा, जिसके पास बहुत पैसा है। फिर टेक्निकल सुपीरियोरिटी, सुपीरियर टेक्नोलॉजी और R&D एडवांटेजेस गिव डोमिनेंस। एग्जाम्पल क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट इन वैक्सीन। फिर मर्जर एंड एक्विजिशंस, मार्केट कंसोलिडेशन, रिड्यूस कंपटीशन। अब ये दोनों पॉइंट्स आप लोग खुद पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप लोग ये दोनों पॉइंट्स पढ़ लेना। अब हम जो मेजर चीज है जिसपे मैं आपको समझाना चाहती हूँ, दैट इज इक्विलिब्रियम वाला। अब इक्विलिब्रियम वाला हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए होता है, हमें इक्विलिब्रियम देखना होता है अंडर मोनोपोली। उसके लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड MR कर्व, वी नीड AR कर्व। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन जैसे पढ़ाया था उसी तरीके से लिंक करके हम इसको भी देखेंगे। तो हमारा वाई एक्सिस पे क्या होता था, प्राइस, एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या होता था, आउटपुट। और आपको पता था इस तरीके से हमारी एवरेज रेवेन्यू बनेगी, इस तरीके से मार्जिनल रेवेन्यू बनेगी, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में हमारी इस तरीके से बनती थी। लेकिन अंडर मोनोपोली हमारी इस तरीके से कर्व बनेगी। अगर आप इस कर्व को देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन योर मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू हमारा क्या है, इट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। तो हम लोग पहले रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अब हम लोग जब एवरेज रेवेन्यू निकालेंगे तो कहाँ से निकालेंगे, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो आप लोगों को पता है कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। मेरे को क्या चाहिए, मुझे मार्जिन रेवेन्यू चाहिए। मार्जिन रेवेन्यू क्या है, इसका डिफरेंशियल, डिफरेंशियल ऑफ टोटल रेवेन्यू इज मार्जिन रेवेन्यू। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करूंगी। तो डेल्टा TR इज इक्वल टू डेल्टा PQ। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जब हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात करते थे तो वहां पे प्राइस हमारा कांस्टेंट होता था। बट अंडर मोनोपोली प्राइस इज नॉट द सेम फॉर ऑल यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ठीक है, प्राइस जो है हर यूनिट के लिए सेम नहीं है। हम आगे देखेंगे अंडर मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर हम इसी चीज पे बात करते हैं कि प्राइस जो है अंडर मोनोपोली इट इज नॉट द सेम, सेम नहीं है फॉर ऑल यूनिट्स ऑफ आउटपुट। दैट्स व्हाई मैं P को भी वेरिएबल ट्रीट करूंगी और Q को भी वेरिएबल ट्रीट करूंगी। दिस इम्प्लाइज डेल्टा TR इज इक्वल टू P डेल्टा Q प्लस Q डेल्टा P। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब हमें क्या चाहिए, वी नीड व्हाट, वी नीड मार्जिन रेवेन्यू विच इज इक्वल टू डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। तो हम पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे, डेल्टा Q से डिवाइड करेंगे। डेल्टा TR डिवाइडेड बाय डेल्टा Q इज इक्वल टू P डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा Q इज इक्वल टू 1 प्लस Q डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मेरे पास ये क्या आ गया, इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज बेसिकली द मार्जिन रेवेन्यू। तो मैं डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q की जगह क्या लिखूंगी, मार्जिन रेवेन्यू। इट इज इक्वल टू प्राइस। अब इस चीज में देखना, पहले मैं वापस से लिख देती हूँ आगे। मैंने क्या लिखा, मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू P प्लस Q डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q। ठीक है, मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q।
अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। आई वांट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एमआर एंड एआर। अब एवरेज रेवेन्यू बेसिकली क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। एवरेज रेवेन्यू हमारा क्या होता है, प्राइस। तो अब मेरे पास मार्जिनल रेवेन्यू तो एक साइड पे है। अब मैं क्या करने की कोशिश करूंगी, मैं इस पूरी टर्म से पी को कॉमन कॉमन निकालने की कोशिश करूंगी। अगर मैं पी को कॉमन निकालने की कोशिश कर रही हूं, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे तो पी है, बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी पी से करूंगी, डिवाइड भी पी से करूंगी, सो दैट पी को अगर मैं बाहर निकालूं तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया बाय पी। तो पी को कॉमन निकाला, 1 प्लस क्यू अपॉन पी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, ये आ गया। अब देखिए अगर आप मुझे बताइए ये वाली टर्म आपको किसी चीज से रिजेंबल करती हुई दिखाई दे रही है, जो अभी तक हमने पढ़ा, किससे दिखाई दे रही है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। तो दिस इज बेसिकली क्या है, ये मेरा रिजेंबल कर रहा है, दिस इज नॉट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रिजेंबल्स टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता था हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरा क्या होता था, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी, which is equal to डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये मेरा क्या होता था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब दिस इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आप लोगों ने देख लिया। लेकिन मेरे पास क्या है, क्यू अपॉन पी, पी अपॉन क्यू की जगह क्यू अपॉन पी इंटू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू है, लेकिन मेरे पास फॉर्मूला में क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। इसका मतलब अगर मैं 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू इंटू क्यू अपॉन पी। ये आएगा रेसिप्रोकल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही तो है ये, दिस इज व्हाट, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी, P इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ई। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये लिख लिया। लेकिन अगर आपको याद होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो है ये, बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू आती है, बिकॉज हमारी जो डिमांड कर्व है दैट इज अ डाउनवर्ड, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव स्लोप है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P इंटू 1 - 1 अपॉन मॉड ऑफ ई। बेसिकली माइनस कहाँ से आया, माइनस आया बिकॉज हमारी जो डिमांड कर्व है दैट इज द डाउनवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तभी हमने क्या लाया, माइनस लाया। अब हम लोगों ने बोला मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू पी इनटू ब्रैकेट में 1/1 - ई। अब अगर मैं 1 - 1 अपॉन ई के बारे में बात करूं तो ये हमेशा क्या आ जाएगा, ये हमेशा <<1 आएगा। अब मैं क्या बोल रही हूँ, ये वाली जो टर्म है इट इज ऑलवेज <<1। क्यों <<1 है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। इट इज ऑलवेज <<1। ठीक है, इसका मतलब मेरा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या होगा, <<p। <{p बिकॉज ये जो वैल्यू है इट इज <{1। ठीक है। तो <{1 का मतलब मैं किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रही हूँ प्राइस को। तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, इट इज <<प्राइस, या मैं यूं बोलूं, प्राइस क्या है, प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। और आप सबको पता है प्राइस क्या होता है, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। जब हम बोल रहे हैं प्राइस इज द एवरेज रेवेन्यू, तो पी की जगह मैं ए आर भी तो लिख सकती हूँ, ए आर इज ग्रेटर देन एम आर। तो यहां से ये समझ आया। दैट्स वाई जब मैंने स्टार्टिंग में डायग्राम बनाई थी तो मैंने ए आर कर्व पहले बनाई और एम आर बाद में बनाई, टू इंडिकेट कि मेरा जो एवरेज रेवेन्यू है वो ग्रेटर देन है प्राइस। क्लियर, यहां तक समझ आया। ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, जब हम परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे थे तो वाइल डिस्कसिंग द परफेक्ट कंपटीशन हम लोगों ने क्या देखा था, इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होती थी, इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता था, एम आर इज इक्वल टू एमसी पे। तो मोनोपोली के केस में भी याद रखना, दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, एम आर इज इक्वल टू एमसी। अब जब हम बोल रहे हैं एम आर इज इक्वल टू एम सी, तो हम लोग इक्विलिब्रियम कैसे बनाएंगे,
वी हैव आउटपुट, वी हैव प्राइस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूंगी, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू मेरी इस तरीके से आएगी। जब मैंने आपको रेवेन्यू पढ़ाया था ना, तब भी मैंने आपको एआर कर्व पढ़ाई थी इन केस ऑफ मोनोपोली, तो वहां जाकर भी आप चीजें देख लेना। अब यहाँ पे मेरा एमआर भी पता चल गया। अब मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है एमसी। एमसी इज लाइक दिस। एमसी मेरा ऐसा आएगा। अब जब मैंने बोला कि इक्विलिब्रियम के लिए वी हैव द कंडीशन एम आर इज इक्वल टू एम सी, तो जहां पे एम आर कर्व और एमसी इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल गिव मी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आउटपुट आ गया कितना, ओ एम इज द आउटपुट एंड ओपी इज द प्राइस। तो इक्विलिब्रियम के लिए मैंने क्या देखा, मैंने देखा एम आर इज इक्वल टू एम सी, दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, अब मैं इस चीज को परफेक्ट कंपटीशन से लिंक करूंगी। ठीक है, आई होप यहां तक डायग्राम समझ आई। परफेक्ट कंपटीशन से लिंक करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उससे पहले क्या करने वाले हैं, इसमें एसी भी बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज माई एसी। अब मुझे आप बताइए, जब मुझे प्रॉफिट्स देखने थे, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन जब हम प्रॉफिट्स देखते थे, हम कैसे देखते थे, जहां पे हमारा एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट का डिफरेंस आएगा, हम उसी के बेसिस पे देखते थे। तो मेरा एवरेज रेवेन्यू कितना है, दिस इज माई, दिस पॉइंट शोज माई एवरेज रेवेन्यू। तो एम क्यू इज माई एवरेज रेवेन्यू। अब मेरा एवरेज कॉस्ट देखना है, एवरेज कॉस्ट इज एम पी। तो एम क्यू माइनस एम पी मुझे क्या बताने वाला है, प्रॉफिट पर यूनिट। एम क्यू माइनस एम पी इज द प्रॉफिट पर यूनिट। और टोटल प्रॉफिट के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद क्वांटिटी। मतलब ये वाला पोर्शन मुझे क्या बता रहा है, दिस पोर्शन इज प्रॉफिट। जिसको डायग्राम नहीं समझ आई, मैं एक बार वापस से समझा देती हूँ। हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं अंडर मोनोपोली हमारे पास क्या है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, दैट्स व्हाई मैं अपना मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ बनाऊंगी, बिलो माय एवरेज रेवेन्यू कर्व। अब जब भी मुझे मार्केट स्ट्रक्चर में कॉस्ट देखना पड़ता था, सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूंगी, एवरेज कॉस्ट लाइक दिस, बिकॉज मुझे पता है माय एवरेज कॉस्ट इज यू शेप कर्व। अब हमें क्या देखना है, हमें इक्विलिब्रियम देखना है। इक्विलिब्रियम के लिए हमें एमसी भी चाहिए, तो हम एमसी ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। हम लोग जब एमसी ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या पता है, फॉर इक्विलिब्रियम हमें आउटपुट और प्राइस का लेवल फाइंड आउट करना है। जब मैं इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर रही हूं तो एमसी मस्ट बी इक्वल टू एम आर, दिस इज द कंडीशन। एमसी इज इक्वल टू एम आर। तो कहाँ पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मेरे पास आउटपुट का लेवल आएगा, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मेरे पास प्राइस का लेवल आएगा इकोनॉमी में। ठीक है, मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं आई, आप स्ट्रेट लाइन बनाना। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मैंने बोला कि दिस इज ओ एम इज माई आउटपुट एंड ओपी इज माई प्राइस। तो मुझे पता चल गया कि प्राइस क्या होगा इक्विलिब्रियम लेवल पे और आउटपुट क्या होगा, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, मुझे क्या देखना है, मुझे प्रॉफिट्स देखने हैं। अब प्रॉफिट्स को मैं टोटल प्रॉफिट्स की तरह भी देखती हूँ और प्रॉफिट पर यूनिट भी देखती हूँ। जब मुझे प्रॉफिट पर यूनिट देखना है तो मुझे एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट देखना पड़ेगा। अगर मुझे टोटल प्रॉफिट देखने होंगे तो इसको मल्टीप्लाई करूंगी विथ क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा ही करूंगी, मैंने पुरानी वीडियोस में आपको डिटेल में समझाई है ये चीजें। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें, मेरा एवरेज रेवेन्यू कितना है, एम एन इज माई एवरेज रेवेन्यू, बिकॉज एन इज द पॉइंट जो मेरा एवरेज रेवेन्यू कर्व में आ रहा है। लाइक वाइज अगर मुझे एवरेज कॉस्ट देखना है तो एवरेज कॉस्ट कहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पे। एन एस पॉइंट मार्क कर देते हैं। तो जो डिफरेंस होगा ए आर और ए सी का, दैट इज एन एस, इट इज द प्रॉफिट पर यूनिट। अगर मुझे टोटल प्रॉफिट निकालना है, इसको आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, एस टी से, तो मुझे क्या आ जाएगा, मुझे टोटल प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। पुरानी पुरानी क्लासेस अगर आपने देखी होंगी तो आप समझ पा रहे होंगे। तो दिस इज बेसिकली द प्रॉफिट्स जो इकोनॉमी के अंदर हो रहे हैं। क्लियर। अब हम इसको रिलेट करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन से।
और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया देन आई अगेन रिक्वेस्ट प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए और हाई बटन को भी प्रेस करिए सो दैट चैनल को बूस्ट मिल सके। अब हमें इसको किसके साथ रिलेट करना था, हमें इसको रिलेट करना है विद परफेक्ट कंपटीशन। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में हमारे पास क्या है, ए आर इज इक्वल टू एम आर। अगर आप यहाँ पे देखें पॉइंट ऑफ डिफरेंस फर्स्ट क्या मिला, अंडर मोनोपोली हमारा ए आर ग्रेटर देन होता है एम आर में, लेकिन अंडर परफेक्ट कंपटीशन एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू बराबर होता है। नाउ हम परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज कॉस्ट इस तरीके से ड्रॉ करते थे, मार्जिनल कॉस्ट इस तरीके से ड्रॉ करते थे। अब जब हम एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते थे, वेयर एम आर इज इक्वल टू एम सी, दैट इज द पॉइंट ऑफ दैट विल गिव मी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। मोनोपोली में भी हम ऐसे ही बोलते हैं, यहाँ पे एम आर इज इक्वल टू एम सी कहाँ पे है, यहाँ पे सेम चीज बोल रहे हैं। अब नंबर टू, हम जैसे प्रॉफिट परफेक्ट कंपटीशन में देखते हैं ए आर और ए सी का डिफरेंस, लाइक वाइज हम मोनोपोली में भी प्रॉफिट देखते हैं, वैसे ही हम प्रॉफिट देख रहे थे। अब यहाँ पे एक चीज का फर्क है, परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो हमारा इक्विलिब्रियम है उसके लिए हमें क्या देखना होता है, एमसी मस्ट बी राइजिंग, एमसी मस्ट बी राइजिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एमसी राइजिंग होनी चाहिए अंडर द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। बट एज फार एज मोनोपोली इज कंसर्न वहां पे ऐसा नहीं होता। मोनोपोली में क्या होता है, हमारा जो मोनोपोली है, मोनोपोलिस्ट है, ध्यान से सुनना इस चीज को, हमारा जो मोनोपोलिस्ट है ही इज अ प्राइस मेकर। जब वो प्राइस मेकर है वो उसको उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। जैसे हमारे परफेक्ट कंपटीशन में भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। अब हमारा मोनोपोलिस्ट क्या देखेगा, जैसे ही एम आर इज इक्वल टू एम सी हो जाए तो उसको लगेगा कि दिस इज द थिंग जो मुझे अचीव करनी है, मुझे नहीं देखना कि मेरा जो एम सी है वो फॉलिंग पोर्शन में है, वो राइजिंग में है या वो कांस्टेंट में है। तो उसके लिए चाहे आपका फॉलिंग पोर्शन में हो, चाहे आपका राइजिंग पोर्शन में हो, चाहे आपका कांस्टेंट हो, एमसी वो मैटर नहीं करता। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में इट मैटर्स, और परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग क्या बात करते हैं, एमसी जो है वो राइजिंग पोर्शन में होना चाहिए। बट मोनोपोलिस्ट को तो कंपटीशन फेस ही नहीं करना ना, तो हम वहां पे इस चीज के बारे में बात नहीं करते। आई होप आपको समझ आया। अब एक और पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज हमारा हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है हम उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। देखिए एम आर इज इक्वल टू ए आर वन माइनस वन अपॉन ई, ये हमारे पास था। और इसी से आपका आंसर निकलेगा वाई दिस इज लेस देन वन, ये क्यों लेस देन वन है, इसी से आपको आंसर मिलेगा। अब हमारे पास ये था एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू वन माइनस वन अपॉन ई। तो यहां से हम एक चीज कंक्लूड करते हैं कि मोनोपोलिस्ट जो है वो कभी भी ऑपरेट नहीं करता एट द डिमांड कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व जहां पे इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन वन। क्यों नहीं ऑपरेट करता, बिकॉज अगर इलास्टिसिटी लेस देन वन हो जाए, मतलब डिनोमिनेटर लेस देन वन हो जाए, इसका मतलब ये चीज ग्रेटर हो जाएगी, वन माइनस समथिंग बिगर। तो हमारे पास वन माइनस समथिंग बिगर मतलब ये चीज नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव का मतलब हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाएगा। आपका मोनोपोलिस्ट जो है वो कभी नहीं चाहता कि उसका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो, बिकॉज अ नेगेटिव मार्जिनल रेवेन्यू विल लीड टू फॉल इन द टोटल रेवेन्यू। और आपका मोनोपोलिस्ट कभी चाहेगा विदाउट एनी कंपटीशन उसको नेगेटिव मार्जिन रेवेन्यू मिले और उसका टोटल रेवेन्यू फॉल करे, तो वो कभी नहीं चाहता कि उसका टोटल रेवेन्यू फॉल करे। दैट्स वाई वो कभी ऑपरेट नहीं करेगा एट द पॉइंट जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो, लेस देन वन हो। क्लियर, तो हम इस पॉइंट पे बात करते हैं। एम आई क्लियर टू यू। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट आपका डायग्राम वाला पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। आई होप आपको चीजें समझ आई। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होगा क्लास के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल के थ्रू मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ शेयर करूंगी, कुछ अपडेट भी करूंगी इस पीडीएफ में, सो दैट आपको चीजें समझ आए। और मेंबरशिप क्लासेस को ज्वाइन करिए सो दैट आपका पीवाई क्यूज भी कवर होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।